हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जमा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का टॉपिक। ठीक, विज्ञान में ऊष्मा। ठीक, ऊष्मा से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये जो ऊष्मा से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी के सभी जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, और यह यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, साथ ही साथ एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है? बताइए, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबद्ध मामला है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। ठीक, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंधित मामला है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। ठीक, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है जिससे अभिकर्मक या विलयन गर्म हो जाते हैं। ओके, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को जल में डालने पर ऊष्मा निकलती है या उत्पन्न होती है जिससे इसका जलीय विलयन अभिक्रिया के दौरान गर्म हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? इनमें से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, तांबा। ठीक, तांबा जो है एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। सीसा ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का बुरा परिचालक है। ठीक, सीसा और ऊष्मा। ठीक, सीसा ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का बुरा परिचालक है। ओके, हालांकि इसकी पारदर्शिता के कारण यह विकिरण द्वारा गर्मी संचारित कर सकता है जो प्रकाशिकी के नियमों का पालन करता है। आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? कृष्णिका विकिरण
उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। आगे देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की गति निर्भर करती है। बताइए किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, उनके अपने तापमान पर। ओके, किसी भी दो निकाय के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्लांक नियतांक की यूनिट यानी इकाई क्या है? बताइए, प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जीएस। ओके, प्लांक नियतांक को एच से प्रदर्शित करते हैं। ओके, प्लांक नियतांक को एच से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और एसआई पद्धति में इसका मान, प्लांक नियतांक का एसआई पद्धति में मान होता है 6.626 गुणे 10⁻⁻24। ओके, और 24 जूल सेकेंड होता है। ओके, जूल सेकेंड होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका मान जो होता है, एक मिनट इसको स्किप करें पहले। देखिए, सीजीएस पद्धति, सीजीएस, ठीक, सीजीएस पद्धति में इसका मान 6.626 गुणे 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होता है। ठीक, अर्ग सेकेंड होता है। प्लांक नियतांक का इकाई जूल जो होता है, जूल सेकेंड होता है। ठीक, आपको बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लांक नियतांक की इकाई, यूनिट इकाई या फिर इकाई कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, जूल सेकेंड होता है। आगे देखते हैं। देखिए, प्लैंक के अचर में किसकी बीमाएं होती हैं? प्लैंक के अचर में किसकी बीमाएं होती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कोणीय गति। ओके, प्लैंक के अचर में किसकी बीमाएं होती हैं? कोणीय गति की। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? बताइए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जूल। ऊष्मा का इकाई मात्रक, एसआई मात्रक जूल है। ओके, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मान कैलोरी, किलो कैलोरी तथा किलो जूल आदि में भी मापा जा सकता है, आदि में भी किया जा सकता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है।
एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक होती है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। बताइए किस पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी सही है, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। बताइए, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, असंजन। ठीक, असंजन के दो धातुओं का सोल्डरन असंजन के गुण के कारण होता है। जब दो धातुओं के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु पिघलती है और जोड़ जोड़ के बीच के सिकत्व के गुण के कारण संकरी जगह में प्रवेश करती है। ओके, आगे देखते हैं। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिक विशिष्ट ऊष्मा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं और क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जमने पर पानी फैलता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, बताइए। आइए पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक मिनट। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ठीक, ऑप्शन ए तो ये तो सही है। ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, ठीक, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है। पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। बंद पाइप में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण पानी पानी पाइप जो होता है पर पानी जो होता है पाइप पर अधिक दबाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाइप फट जाती है। ओके, देखते हैं इसका। बताइए, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात इस ताप पर पानी बर्फ बन जाता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुद्ध जल किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट में पर जम जाता है। बताइए, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में तापमान पर जम जाता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है 32 फ़ारेनहाइट। ओके, जब जल डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है। ठीक, जल जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस तथा 32 फ़ारेनहाइट। ओके, 32 फ़ारेनहाइट, पूरा नहीं लिखे हैं, 32 फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। ओके, तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। इसको भी नोट रखिएगा।
जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। अब एक सूत्र है, फ़ारेनहाइट को एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ बराबर यानी फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस, एफ बराबर सेल्सियस गुणे 1.8 प्लस 32। ओके, ये फार्मूला है की सहायता से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, इस फार्मूले के सहायता से हम लोग फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस गुणे 1.8 प्लस 32। ओके, ये जो है फार्मूला है जिसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जबकि ग्रीष्म काल में भूगर्भीय जल की अपेक्षा वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और पानी ठंडा होता है। ओके, समझ में आया कि शीतकाल में हैंडपाइप का पानी गर्म क्यों होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं। ओके, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर। ओके, नीचे का पानी वैसे ही रहता है लेकिन कुछ मतलब कुछ हद तक जो है पानी जम जाता है ऊपर की सतह का। ओके, बिल्कुल बर्फ हो जाता है। बताइए, नीचे का पानी छोड़कर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह तो बर्फ में बदल जाती है, जबकि नीचे की परतें 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में रहती हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। बताइए, किलोवाट घंटा किसका एक यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊर्जा का। ओके, किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। एक वाट घंटा बराबर, देखिए, एक किलोवाट, ठीक, के डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक, शॉर्टकट में। किलोवाट घंटा बराबर के डब्ल्यू एच। देखिए, के से किलो, डब्ल्यू से वाट और एच से घंटा। ठीक, किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल। ओके, मेगा जूल। 1 किलोवाट बराबर 3.6 मेगा जूल होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, -40 डिग्री। ओके, -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने बराबर होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान को डॉट 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 मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मीय मान को किससे प्रदर्शित किया जाता है? बताइए।
ऑप्शन नंबर बी सही है, kg, ठीक, किलो जूल या किलोग्राम। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इनके न्यून तापमान पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया और फंगस निष्क्रिय होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यानी कम तापमान पर जीवाणु और फफूंद यानी बैक्टीरिया और फंगस निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित बना रहता है। ठीक, इसके लिए न्यूनतम तापमान जो है 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 5 डिग्री सेल्सियस तक निर्धारित रखा जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? किया जाता है, बताइए, आपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतिशत। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, न्यून तापमान यानी कम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कम तापमान पैदा करने के लिए इनमें से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, रुद्धोष विचुंबकन। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अतिशीतलन यानी सुपर कूलिंग किसी द्रव को डॉट डॉट शीतल करना होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 27, हिमांक के नीचे, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, किसी द्रव या गैस को बिना ठोस बनाए ही उसका ताप हिमांक से कम करना अतिशीतलन यानी सुपर कूलिंग कहलाता है। अधिकांश द्रव यदि पूर्णतः स्वच्छ बर्तन में बहुत धीरे धीरे ठंडे किए जाते हैं तो अपने सामान्य हिमांक से नीचे बिना क्रिस्टलीकृत हुए पहुंच जाते हैं। यदि क्रिया अतिशी यह क्रिया अतिशीतलन कहलाती है। आगे देखते हैं। देखिए, थर्म थर्म किसका यूनिट है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। कभी कभी अंग्रेजी भी बोलना चाहिए भाई। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? थर्म किसका यूनिट है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊष्मा का। ओके, थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट है या इकाई है। ऊष्मीय थर्म ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है, निम्न वायुमंडलीय दाब। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान समान में पानी को विस्थापित कर देता है। बताइए, जब किसी पाषाण या खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान सामान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है?
आयतन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जल का घनत्व 1 ग्राम/cc है। यह बिल्कुल सही है। बताइए किसके बिल्कुल सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, आगे देखते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बताइए, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? क्वेश्चन नंबर 32। ऑप्शन नंबर बी सही है, निम्न घनत्व। ठीक, निम्न घनत्व के कारण। बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। इन नन्हे कणों का घनत्व इतना कम होता है कि ये हवा में आसानी से तैरते हैं या फिर तैरने लगते हैं। बादलों के संघनन के कारण बूंदें बनती हैं। ऐसा तब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? बताइए, इनमें से अधिक जलन किससे पैदा होती है? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी सही, भाप से। ठीक, भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। बताइए, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? बताओ। अभिवहन। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि उबलने पर जल के भाप यानी वाष्प में बदलने के लिए जल के अणु अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण करते हैं, जिसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए इसका मान 540 कैलोरी। ठीक, 540 के से कैलोरी, ठीक, सी से कैलोरी होता है। फिलहाल हम समझने के लिए बता रहे हैं, कैलोरी ग्राम होता है। ओके, ग्राम, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इसी अतिरिक्त ऊष्मा के कारण भाप से जलने पर तीव्र कष्ट होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है या क्रिया कर सकती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसमें संवहन होता है? बताइए, किसमें संवहन होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल द्रवों और गैसों में। ठीक, केवल द्रवों और गैसों में संवहन होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्कोहल में। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जिस द्रव पर क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। ओके, एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है, एल्कोहल, एल्कोहल से हम देखिए ए लिख रहे हैं, ए का मतलब एल्कोहल। ओके, एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है 79 डिग्री सेल्सियस होता है।
ओके। और पेट्रोल का क्वथनांक, पेट्रोल को पी लिख रहे हैं। ओके। पेट्रोल का क्वथनांक जो होता है वह 95 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके। और देखिए जल, जल का डब्ल्यू लिख रहे हैं, वाटर। हाँ, वाटर। देखिए वाटर का क्वथनांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस। और मिट्टी के तेल का क्वथनांक, मिट्टी के तेल का क्वथनांक यानी कैरोसिन, मिट्टी के तेल का क्वथनांक देखिए, कैरोसिन का मतलब के, कैरोसिन, कैरोसिन को ही मिट्टी का तेल कहा जाता है। ओके, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मिट्टी का तेल का क्वथनांक जो होता है 150 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, 300 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। देखिए 39 है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बताइए किसका प्रयोग करते हैं? ताप वैद्युत उत्ताप मापी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत डेड डेड है। बताइए पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत डट डट है, क्या है? गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। पारा थर्मामीटर की खोज, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पारा थर्मामीटर की खोज जो है डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने की थी। ओके, किसने किया था? पारा थर्मामीटर का खोज 1714 ईस्वी में। ठीक, 1714 ईस्वी में डेनियल डेनियल ग्रेवियल, ठीक, एक मिनट लिख रहे हैं, ग्रेवियल, ग्रेवियल, ग्रेवियल फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक, फ़ारेनहाइट ने किया था। पारा थर्मामीटर में तापमान मापने पर पारा गर्म होकर आगे बढ़ने लगता है, जिससे ताप ताप का मापन किया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43, आर्द्रता मापी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है?
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए सही है, तापमान पर। ओके, तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे सूर्य का सतह का तापमान 60,000 कैलोरी है, ठीक, 60,000 के है, और वह पीले रंग का दिखाई देता है। ओके, जिन तारों का तापमान अधिक होता है वे तीव्र चमकते प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? बताइए, गैस फ्लेम या ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, नॉन ल्यूमिनस जोन। ओके, ज्वाला फ्लेम यानी सॉरी गैस फ्लेम या ज्वाला के सबसे गर्म भाग को नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ओके, नॉन ल्यूमिनस जोन गैस फ्लेम यानी ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। इसका रंग नीला होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। ओके, आगे देखते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के रूप में काम करती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं, क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। ओके, आगे देखते हैं। वायु ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ये भी देखिए, यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। हम जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड बोल रहे हैं ना, सब के सब इम्पोर्टेंट है, और माइंड को कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा और नोट भी करते हुए चलिएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। बताइए, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, गुप्त ऊष्मा। ओके, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, बताइए क्या हो? काला और खुरदरा हो। ओके, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण तब करता है जब वह काला और खुरदरा हो। ओके, किरचॉफ के नियम के अनुसार यह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होगा। आगे देखते हैं। देखिए, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक, जिस प्रकार जल को तप्त होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इसे ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है। इसका कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा का अधिक होना, अतः रोगियों की सिकाई, ठीक,
सिकाई करने के लिए तप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 51, 51, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः धातुओं की चायदानियों से ऊष्मा का स्थानांतरण लकड़ी के हैंडल में नहीं हो पाता। ओके, आगे देखते हैं। बर्फ को बुरादों में पैक क्यों किया जाता है? बताइए। बर्फ को बुरादों में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे बुरादे में होने जिससे बुरादे में से होकर ऊष्मा आर पार नहीं जा सकती। अतः जब बर्फ को चारों ओर से बुरादे से ढक दिया जाता है तो वायुमंडल से ऊष्मा बर्फ तथा वायुमंडल से ऊष्मा बर्फ तक नहीं पहुंच पाती और वह पिघलने से बची रहती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करना ठीक प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक डॉट डॉट डॉट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, घट जाता है। ठीक, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिस कारण बर्फ पर स्केटिंग करना संभव होता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ताप उत्क्रमण होता है। बताइए, ताप उत्क्रमण होता है, क्या होता है भाई? बताओ। धनात्मक ह्रास दर। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जब ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी आती है तो ह्रास दर धनात्मक होती है, और उस समय नकारात्मक जब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी को ही ताप उत्क्रमण कहते हैं। ओके, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी को ही ताप उत्क्रमण कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ऊष्मा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं हम लोग क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, एक मिनट पढ़ते हैं। देखिए, पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। ओके, हवा में नमी का मापन आर्द्रता द्वारा होता है। गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है। गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। ओके, गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है, इसलिए गर्म हवा ऊपर उठती है। आगे देखिए। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु का उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान के आसपास की क्षेत्र की ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है, जिससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं। आगे देखते हैं। देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ओके, यदि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ओके, आगे देखते हैं।
देखिए, एक थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों दोनों को एक ही नाम यानी तरल दिया गया है। गैसों और द्रवों को एक ही नाम दिया गया है विज्ञान में, तरल। ओके, इसको आप लोग याद करके रखिएगा कि गैसों तथा द्रवों दोनों के लिए एक ही नाम है, तरल। आगे देखते हैं। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ओके, एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाला तापमापीय पदार्थ पारा है। देखिए, ऊष्मा का प्रवाह तापमान अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। आगे देखिए, किस तापमान डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल्स पर अंकीय मान समान हो जाते हैं, -40 डिग्री। ओके, आगे देखते हैं। केल्विन तापमान मापने की इकाई है। केल्विन तापमान मापने की इकाई है। सोडा की बोतलें कांच की बनी होती हैं ताकि वे गर्मियों में दबाव का सामना कर सके। ओके, आगे देखते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? स्थिर रहता है। एक हार्स पावर यानी 1 HP बराबर 746 वाट होता है। जब पानी यानी जल को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसकी आयतन जो है -4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हुई फिर बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलनांक कम हो जाती है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घट जाती है। यदि तापमान समान है तो दो निकाय तापमापीय या तापीय संतुलन में है। ओके, यदि तापमान समान है तो दो निकाय तापीय संतुलन में है। आगे देखते हैं। एक गैर वाष्पशील ठोस पानी में जोड़ा जाता है। ठीक, एक गैर वाष्पशील ठोस पानी में जोड़ा जाता है, इसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। आगे देखते हैं। एक मिनट, एक ये भाई कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया? प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। चलिए इसको छोड़िए। देखिए, कांच, तांबा, शीशा तथा जल में किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जल में। ओके, जब एक धातु की अंगूठी जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? फैलता है। ओके, आगे देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। आगे देखते हैं। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। ओके, पानी का घनत्व 4 अंश सेल्सियस पर सर्वाधिक होती है। आगे देखते हैं। 0 कैलोरी किसके बराबर है? -273 के। ओके, -273 डिग्री सेल्सियस के। ओके, आगे देखते हैं।
परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तापमान, वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? बुरादा उष्मा का कुचालक है। ओके, एक मिनट, इस पीडीएफ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए, देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक कितना होगा? कितना होगा भाई, बताओ कितना होगा? भोजपुरिया भाषा है। जितना समुद्री तल पर होता है उससे कम। ठीक। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी के लिए बताइए। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ओके, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सूर्य की फोटोग्राफ के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? फ्रेयान। ओके, देखिए, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन आंसर दिख नहीं रहे हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। उसके बाद भी नहीं दिख रहे होंगे तो हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिए। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है इसमें, देख लीजिए। देखिए, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? पायरोमीटर से। ओके, आगे देखते हैं। चालन, संवहन, विकिरण तथा चालन और संवहन दोनों में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तापमान को बोल रहे हैं, तापमान का ऊष्मा संचरण होता है, संवहन। ओके, आगे देखते हैं। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? विकिरण द्वारा। ठीक, विकिरण के रूप में ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर विकिरण विकिरण की तरह जो है यात्रा करती है। आगे देखते हैं। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? पारद। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। ठीक, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। आगे देखिए, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? स्थलीय विकिरण के कारण। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी होती है, घट जाती है। ठीक, जब बर्फ बनता है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।